दोस्तों 2014 से लेकर 2019 तक श्री नरेंद्र मोदी जी का डंका बजता रहा। बीजेपी ने जैसा चाहा वैसे अपने अनुसार करते रहे, जहां चाहा वहां सरकारें बनाने में बहुत आसानी से इन्होंने सरकार बना ली। चाहे वो हरियाणा की हो, उत्तर प्रदेश की हो, झारखंड की हो या किसी भी अन्य प्रदेश की हो, मिनटों सेकंडों में इनके पास ऐसी जादू की छड़ी थी कि सरकारें बनाती चली गई। बल्कि जनता ने एक तरह से इनके ऊपर विश्वास कर लिया। जो इन्होंने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर जनता इन पे विश्वास करने लगी। और जनता के विश्वास जब 10 साल के बाद में टूटना शुरू हुआ, तो अब इनको ऐसा लगा कि अब जनता हमसे ऊब गई है, जनता अब किसी और को चाहती है। तो अब इन्होंने दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करने चालू करे, यानी ईवीएम के अंदर सांठगांठ करी। ईवीएम के अंदर जो है कहीं ना कहीं इन्होंने अपने तरीके से ईवीएम का गठन किया और ईवीएम के अंदर गड़बड़ शुरू हो गई और विपक्ष ने ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने भी शुरू कर दिए। कहीं ऐसा देखा गया कि नोटों के बल पर इन्होंने वोटों को हासिल करना चालू करा। कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं अन्य एजेंसियों को लेकर इन्होंने दूसरी पार्टियों के अंदर तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। जब दूसरी पार्टियों के लोग इनकी पार्टियों में आकर शामिल हो जाते थे तो वो धुले और पाक हो जाते थे। इनके पास एक ऐसी बीजेपी पे वॉशिंग मशीन थी कि इसके अंदर इन्होंने कांग्रेस का अपराधी था वो उसको भी ढो डाला और एनसीपी का जो अपराधी था उसको भी ढो डाला। यानी देश की जितनी भी भ्रष्ट पार्टियों में से भ्रष्ट नेता निकल के आए, उन सबको बीजेपी की मशीन ने धोकर स्वच्छ कर दिया और ये पूरे भारत की जनता ने देखा। यानी ऐसी पार्टी बीजेपी जो सांस्कृतिक एतबार से आरएसएस के विचारधारा से निकलकर आई है, उसके अंदर इन्होंने दुनिया भर की गंदगी को शामिल कर लिया। जब वो लोग इनके अनुसार नहीं चले तो कहीं ना कहीं जाकर भाजपा जो है वो धैर्यशायी होती नजर आई। उसका नतीजा ये हुआ कि जब 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन आया, उसके अंदर इनको बहुत बड़ी भारी मात्रा में हर जगह हार का मुंह देखना पड़ा। जो दावा करते थे 400 सीट लेकर आने का, वो सिमट के रह गए 240 पर। जब 240 पर सिमट के रह गई भाजपा और बैसाखियों पर सरकार बनी, तो इसकी चिंता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय अमित शाह जी को बेपनाह की सताने लगी। तो ये षड्यंत्रकारी लोगों ने अपने षड्यंत्र से ईवीएम मशीन के अंदर और इलेक्शन कमीशन की साठगांठ से, यानी इलेक्शन कमीशन का गठन करना भी माननीय प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में लिया और अपने मनचाहे अनुसार लोगों की उसमें नियुक्ति करी। तो एक तरह से देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन भी रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी के इशारों पर ही काम कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, यानी इलेक्शन की जो नियुक्ति है वो भी माननीय प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में ले ली, तो फिर इलेक्शन कमीशन का क्या अर्थ रह गया। उधर न्यायपालिका के अंदर भी इन लोगों ने अपनी ही लोगों की नियुक्ति करी, न्यायपालिका को प्रभावशाली बनाया अपना, और उधर से ईडी को इस्तेमाल किया, सीबीआई का इस्तेमाल किया और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करना चालू करा, जिसकी वजह से विपक्ष जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर नजर आया। अभी महाराष्ट्र का अगर हम चुनाव देखें कि महाराष्ट्र के चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो मात्र 28 सीटों में से 09 सीट यानी सिंगल डिजिट पर भाजपा आकर ठहर गई। यानी उनकी जो स्ट्राइक रेट था वो 32% था। ऐसा कौन सा अलाउद्दीन का चिराग आ गया, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी हाथ लग गई कि 4 महीने के अंदर यही स्ट्राइक रेट बढ़कर 90% हो जाता है। और 148 सीट, 149 या 48 सीट ये लड़ते हैं और 132 सीट भाजपा जीत जाती है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? यानी अगर भाजपा 200 सीट लड़ती तो अपने बलबूते पे ही भाजपा स्वयं सरकार बना लेती। उसको आवश्यकता क्या थी एनसीपी के अजित पवार की? उसको आवश्यकता क्या थी एकनाथ शिंदे की? तो यहां ये सब शक के दायरे में है। और बहुत सारी, यानी संजय राउत ने शिकायत की है, 450 शिकायतें इलेक्शन कमीशन के पास भेजी गई हैं।
जिस पर इलेक्शन कमीशन ने एक भी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि वोटर सड़कों पर निकल के आया और प्रोटेस्ट करने लगा। जगह जगह गांवों के अंदर जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है इस इलेक्शन के विरोध में। कोई कहता है कि हमने राज ठाकरे को वोट दिया है तो हमारा वोट कहाँ चला गया। कोई कहता है कि हमने उद्धव ठाकरे को वोट दिया है तो वो पेटियों में से क्यों नहीं निकला। कोई कहता है कि हमने कांग्रेस को वोट दिया है वो आखिर वो कहाँ चला गया। कोई कहता है कि हमने शरद पवार जी को वोट दिया है, आखिर हमारा वोट कहाँ है। यानी बैंक में अगर आदमी अपना पैसा जमा करता है उसको वो पूछने का अधिकारी है कि मेरा पैसा कहाँ है। ये भी एक बैंक है, ये भी हमारा एक अधिकार है, ये भी जनता का एक पर्व है जो 5 सालों के अंदर आता है। जनता इंतजार करती है अपने प्रत्याशी के खिलाफ बोलने का और अपने प्रत्याशी के सहमति में बोलने का। अगर वो खुश होती है सरकारों से तो खुशी खुशी उस सरकार को लेकर आती है। अगर वो उससे आहत होती है, उससे उसको कहीं चोट लगी होती है तो वो इस इलेक्शनों के जरिए, इस अपने अधिकार के जरिए इस बदला लेती है। लेकिन तुमने तो जनता के अधिकारों का भी हरण कर दिया, यानी जनता के अधिकारों का कोई मतलब ही नहीं रह गया। एक ऐसे अजीब वाकया वहां पर देखने को मिल रहा है। नांदेड़ की लोकसभा सीट के अंदर पिछली बार लोकसभा सीट के अंदर 5,86,788 वोट कांग्रेस को पड़ी और कांग्रेस जीत गई और 5,85,331 वोट बीजेपी को पड़ी। इसी के अनुसार इस लोकसभा सीट के अंदर 6 विधानसभा सीट हैं और 6 की 6 सीट कांग्रेस हार जाती है। तो कांग्रेस का कहना यह है ऐसा कैसे हो गया। यानी कांग्रेस को मिली है, टोटल जो वोट मिली है वो 4,27,465 कांग्रेस को पड़ी। यानी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी, एक ही जगह है, एक ही जगह मतदान हो रहा है, वही लोग हैं। मात्र 4 महीने का समय बीता है, उसके बाद में इतना फर्क आ गया, एक सीट भी कांग्रेस को नहीं मिलती है। तो ऐसा क्या हुआ है। मान लिया कि लाडली बहना योजना चल रही थी, मान लिया कि लड़का भाव योजना चल रही थी, लेकिन इतना अंतर नहीं आ सकता जब विधानसभा के इलेक्शन में देखा जा रहा था कि लहर किधर बह रही है। रूलिंग पार्टी के खिलाफ लहर थी, शरद पवार की तरफ लहर बह रही थी और माननीय प्रधानमंत्री की रैलियों के अंदर सन्नाटा था और बड़े बड़े पदाधिकारी बीजेपी की जो रैलियां करी उनकी रैलियों में बुरी तरह से सन्नाटा था। लहर नाम की चीज नहीं थी और फिर बम्पर वोटों से जीत जाना, ये अपने आप में एक शक के दायरे में पूरी बीजेपी जा रही है। आखिर इलेक्शन कमेटी का से सांठ-गांठ है या कोई मशीनों के अंदर गड़बड़ की गई है या कोई नोटों का खेल है। 2 दिन पहले ही नोट बांटे जा रहे हैं इलेक्शन में। मात्र 5-10 घंटे पोलिंग से पहले ही विनोद तावड़े, एक जिम्मेदार आदमी जो भाजपा के जनरल सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र के, वो एक होटल में नोट बांटते हुए पकड़े जाते हैं। जगह जगह से रिपोर्टें ये मिलती हैं कि 5 से 10 हजार में एक वोट बिक रही है। कहीं कुछ बट रहा है, कहीं कुछ बट रहा है। यानी छल बल, मशीन, ईवीएम सबका प्रयोग किया गया और इस तरह से महाराष्ट्र को एक बम्पर जीत में इन्होंने बदल दिया। महाराष्ट्र के अंदर एक लोकसभा कन्नड़ सीट है जिसके अंदर शिवसेना को 84,492 वोट मिलते हैं और आजाद उम्मीदवार को 66,291 वोट मिलते हैं और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 46,510 वोट मिलते हैं। तो इसमें एक मजे की बात यह है कि इसके अंदर एक गांव है कामेर गांव है जिसके अंदर 396 वोट थी और मात्र 312 का पोलिंग हुआ। 312 के पोलिंग में शिवसेना को 326 वोट चली जाती हैं, उद्धव ठाकरे को 194 चली जाती हैं और आजाद उम्मीदवार को 104 वोट जाती हैं। यानी ये वोट लगभग 600 से भी ऊपर हो जाती हैं। अब वोट पड़ी कितनी थी? 312। बाकी वोटें कहां से आ गई?
तो ये तो एक छोटे से गांव से की रिपोर्ट है। दूसरी ऐसी ही जगह एक और है जहां पर 1165 वोट थी उस गांव के अंदर, जिसमें 747 वोट पड़ी, जिसमें 747 वोट पड़ी। अकेली शिवसेना के पास में 813 वोट आ गई, औरों को भी वोट पड़ी होंगी। यानी वोट पड़ी 747, शिवसेना के पास आ गई 813। ये बहुत इस तरह से घपलेबाजी पूरे महाराष्ट्र के अंदर है, जिस पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए और बारीकी से इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक किस अंदाज तक पहुंची, मशीनें किस तरह से सेटअप की गई थी, मशीनों में किस तरह से लाया गया। एक आजाद उम्मीदवार ये बतलाता है कि मैं 17 राउंड तक जीत रहा था, लेकिन जब 18वां 19 2 राउंड खुले हैं तो उसने बतलाया कि वो जो बाद में जो मशीनें आई हैं वो उनकी बैटरी 99% चार्ज थी और उसमें से मेरी वोट ही नहीं निकली और मुझे हरा दिया गया। नहीं, अलग अलग तरीके से शिकायतें पूरे महाराष्ट्र से हैं। अब सवाल ये होगा, आप सवाल करेंगे कि आखिर झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन कैसे जीत गए, वहां मशीनों में क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों, जहां विशेषज्ञों को कहना है और जो राजनीतिक के बादशाह हैं, जो राजनीति को बहुत जमाने से देख रहे हैं, जिन्होंने इसको महसूस किया है, उनका कहना यह है जहां जहां बीजेपी दो जगह राज्य में भी और सेंटर में भी जहां इस तरह का गठजोड़ है, यानी डबल इंजन की जहां जहां सरकारें हैं, वहां बीजेपी को हराना नामुमकिन है, क्योंकि मशीनें इनकी, इलेक्शन कमीशन इनका, तंत्र इनका, मंत्र इनका, बल इनका, सब कुछ इनका। फिर आप जो है किसी भी तरीके से बीजेपी को ऐसे स्टेट में हरा ही नहीं सकते हो जहां डबल इंजन की सरकार चल रही हो। वो चाहे यूपी हो, वो चाहे हरियाणा हो, वो चाहे महाराष्ट्र हो, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, वो कोई से भी राज्य हो, चाहे राजस्थान हो, ऐसी जगह पर भाजपा को हरा पाना विपक्ष के बस की बात नहीं है। अगर हम दूसरी तरफ विपक्ष का माहौल देखें कि विपक्ष अपने अंदर जिस तरह से मजबूत होना चाहिए, जिस तरह से मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए, जैसे विपक्ष के पास में नीतियां होनी चाहिए, जैसे विपक्ष के पास में संगठन होना चाहिए, जैसे विपक्ष के पास में क्षेत्रीय इकाइयां होनी चाहिए, वो इन चीजों में विपक्ष जो है बहुत ज्यादा कमजोर पाया जाता है। विपक्ष के पास में ना तो विपक्ष संगठित है और ना विपक्ष के पास में संगठन है। और संगठन का होना और संगठित होना और निचले हिस्से तक इकाइयों का जबरदस्त मजबूत होना, तब इलेक्शन को आप समझ सकते हैं और इलेक्शन की नीचे तक गहराइयों तक पहुंच सकते हैं। यानी लोकसभा के अंदर अगर जरा सी चमक क्या आ गई विपक्ष के अंदर, अयोध्या क्या जीत गया, वो आपे से बाहर हो गया और चमक आ गई। यानी अखिलेश यादव के अंदर चमक आ गई, राहुल गांधी के अंदर चमक आ गई। भाई ये चमक से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे अंदर की रोशनी, शुआएं ऐसी होनी चाहिए जो जनता के दिलों तक पहुंचती हो। तुम्हारी आवाज में इतना दम होना चाहिए जिसको सुनकर जनता तुम्हारी बातों से प्रभावित हो। आज विपक्ष कमजोर है। अभी 2027 का इलेक्शन आ रहा है। विपक्ष को इस बात की सोचना चाहिए कि 2027 का इलेक्शन आ रहा है और लगभग
अभी 2024 खत्म होने वाला है, 25 है, फिर 26 है, फिर 27 के अंदर इलेक्शन होगा। 2 साल का समय है। लेकिन आरएसएस ने, बीजेपी ने और बीजेपी के संगठन ने और बीजेपी के चाणक्य माइंड के लोगों ने उसकी तैयारी 2 वर्ष पहले से शुरू कर रखी है। पिछले 2 वर्ष पीछे से शुरू हुई है और 2 वर्ष आगे वो संगठित होकर तैयारी करेंगे। और विपक्ष जो है वो ज्यादा 1-2 महीने पहले ही सचेत होगा। ये भी विपक्ष के अंदर बहुत बड़ी कमी की बात है कि विपक्ष ना तो संगठित है और विपक्ष ना मजबूत है। अभी कई बिल संसद के अंदर पास होने हैं और विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। महाराष्ट्र का जीत जाना भाजपा की बैसाखियों को उठाकर फेंक देना है। यानी अब भाजपा को यह समझ लो कि भाजपा अब बैसाखियों पे नहीं है, अपने बलबूते पे है। दिल्ली के अंदर वो जब चाहे अपने बलबूते को अपना बहुमत साबित कर सकती है। अब नायडू बाबू ये सोचे कि हमारे सहारे दिल्ली की सरकार चल रही है तो नायडू बाबू की बहुत बड़ी भूल होगी। नीतीश कुमार अगर ये सोचे कि दिल्ली की सरकार, मोदी सरकार मेरे बलबूते पे है, ये बिल्कुल सरासर गलत है और उनकी ये सोच भी गलत साबित होगी। किसी वक्त भी बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जी और श्री नरेंद्र मोदी जी बहुमत 272 से भी ऊपर साबित करने का हौसला रखते हैं। अब इस सरकार को आप अब देखिएगा, जो अब सत्र चलेगा, अब जो सरकार चलेगी, अब जो संसद के अंदर बहस होगी, अब जो ओम बिरला के तेवर होंगे वो पहले से कहीं ज्यादा सख्त होंगे। अब वो लचीले नहीं होंगे। अब सरकार के अंदर दम पड़ गया महाराष्ट्र जीतने के बाद में, क्योंकि महाराष्ट्र का जीत जाना ही इनकी कामयाबी की निशानी है। महाराष्ट्र के अंदर जितनी लोकसभा सीट है, यानी पहले 28 पे लड़े, 9 जीते थे, अब वो 28 के 28 जीत जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों को संगठित होना पड़ेगा, विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा। चाहे ममता बनर्जी हो, फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे झारखंड के हेमंत सोरेन हो, चाहे शरद पवार जी हो, उद्धव ठाकरे हो, और किसी भी जो दल हैं, इनको एकजुट होकर इस तरह आना पड़ेगा जैसे 77 में इंदिरा जी के खिलाफ एकजुट होकर लोग खड़े हो गए थे और जनता के अंदर बगावत फैल गई थी। आज तंत्र भी इनके हाथ में है, मंत्र भी इनके हाथ में है, बल भी इनके हाथ में है, दौलत भी इनके पास है, कॉरपोरेट भी इनके पास है। ये सब चीजें ये लोग लिए बैठे हैं। तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल है इस किले को तोड़ देना। इस किले की एक दीवार नहीं तोड़ पाओगे आप लोग अगर संगठित नहीं होगे तो। संगठित होना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो दुहाई देते रहो ईवीएम की। आप कितना भी चिल्लाओगे तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। आपने पिछली सत्र की लोकसभा में देखा कि 150 सांसदों को मिनटों सेकंडों में संसद से बाहर का रास्ता दिखला दिया। ये इतिहास में दर्ज हुई ये बात। आज उसी कंडीशन में भाजपा फिर दोबारा पहुंच गई है, तुम्हें फिर बाहर का रास्ता दिखा सकती है। इससे पहले कि तुम बाहर का रास्ता दिखलाए, आप लोग विपक्ष को संगठित होना पड़ेगा और सड़कों पे अपनी बात जनता तक पहुंचानी पड़ेगी। तुम अपनी बातों को जनता तक नहीं पहुंचाए। अभी तक तुम्हारा जो मिजाज है वो शाही मिजाज है, शहनशाही मिजाज है। इन शहनशाही मिजाजों को कांग्रेस के लोगों को, इस कांग्रेस को जो शहनशाही चोगा पहनने का है, इसको उतार कर फकीरा चोगा पहनना पड़ेगा। जब जाकर ये तुम लोग कामयाब हो सकते हो। विपक्ष तभी मजबूत हो सकता है, नहीं तो आप इस किले की एक भी दीवार को नहीं ढा सकते। दोस्तों, ये मेरे विचार, ये भाषा, ये सब कुछ अच्छी लगी हो तो प्लीज़
इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपना ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, हमेशा राष्ट्र और देश के हित में रहें।